हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUET वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र और आज आप मेरे साथ हैं सफल बैच में। गाइज ये एक रिकॉर्डेड क्लास है और इसे रिकॉर्डेड इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं टेंसेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कराया था और मुझे उम्मीद है कि उसकी आपने उसके क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। ठीक है, चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अभी जितने भी टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पे करा रहा हूँ ना, क्योंकि यूट्यूब पे हम बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ मतलब आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। टाइम भी कम है हमारे पास और नंबर ऑफ़ क्लासेस भी कम है, तो बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं बात नहीं करता, बट यहाँ पे मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी क्लासेस मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ ना, वो एक एक क्लास जेम है। अब इसके अंदर ना तुम कुछ संशोधन नहीं कर सकते। तुम सोचो कि सर इसमें से भी कुछ क्लासेस कम हो जाए, सर इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। आपकी 10 12 15 क्लासेस होंगी सफल बैच में मेरी, जो आर्ट्स और साइंस दोनों को टारगेट करेंगी। सिर्फ आर्ट के लिए ही नहीं है ये साइंस के लिए भी है। ठीक है, तो दोनों को हम टारगेट करेंगे और यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है आपसे इस बात को कहने का कि इनमें से किसी भी क्लास को हल्के में नहीं लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी पढ़ा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, 100%। मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको सिर्फ वही दे रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। अगर आप इतना भी अच्छे से कर जाएंगे ना जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि CUT में अंग्रेजी वजह नहीं रहेगी आपके नंबर कम आने की, कुछ भी होने की। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लास्ट के दो टॉपिक की। तो मैंने बताया था, देखो ये तो बिल्कुल ना बेसिक्स हैं इंग्लिश के, तो इनके बिना तो तुम क्या ही करोगे और कहाँ ही जाओगे। ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं। ये तो आपको ये बताएगा कि वर्ब किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ होती है, सेंटेंस कैसे वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें ये बताएगा, तो इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ भी आप जाएंगे, कोई भी कॉम्पैरेटिव एग्जाम देंगे, चाहे वो CUT हो या फिर आगे जाके आपको कैट देना पड़े या मैट देना पड़े, या फिर अभी आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम SSC के लिए जा रहे हों, या फिर आप सोच रहे हों कि चलो मैं अभी क्या NDA कर लेता हूँ, CDS कर लेता हूँ, तो इन सब एग्जाम्स में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, तो इसको भी कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, टेंसेस। ठीक है भाई, ये खूब भर भर के आते हैं आपके पास इस पे क्वेश्चंस। तो आज आप इसके मेरे साथ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। कॉन्सेप्ट जानने के साथ साथ आप उन कॉन्सेप्ट्स पे मेरे साथ आज प्रैक्टिस भी करेंगे। और एक और चीज़ आज हम करने वाले हैं वोकैबलरी वाले पोर्शन में, ईडियम्स। तो अच्छा खासे ईडियम्स आपको सीखने को यहाँ पे मिलेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा भी, उनके मीनिंग भी समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जब ईडियम आ जाते हैं और आपको मीनिंग नहीं पता होता तो आप किस तरीके से उन्हें क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बात टेंसेस की। तो जब भी मैं बात करता हूँ ना टेंस, बच्चे से पूछता हूँ भैया टेंस क्या बताते हैं, तो बच्चे एकदम मुझसे कहता है कि सर टेंसेस बताता है टाइम। तो सिर्फ वो टाइम नहीं बताता, याद रखो, सिर्फ टेंस टाइम नहीं बताता, टाइम प्लस बताता है नेचर ऑफ एक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेचर ऑफ एक्शन क्या है। तो देखो, टाइम तो हो गया भाई मेरे पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जो नेचर ऑफ एक्शन है ना वो चार हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये चार नेचर ऑफ एक्शन है। अब सवाल ये, नेचर ऑफ एक्शन क्या होता है भाई? ये तो बता देगा कि काम जो भी एक्शन हुआ वो प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ। तीन ही तरह के हमारे पास टाइम होते हैं। ये टाइम नहीं है, ये बता रहे हैं कि वो जो नेचर था एक्शन का, वो जो काम हुआ, जिस एक्शन की बात हो रही है, उसका नेचर क्या था। वो लगातार हो रहा था, हो चुका है, कंप्लीट था, लगातार हो रहा था, या फिर
जो है इनडेफिनेट था। इनडेफिनेट का मतलब है कि आप डेफिनेट नहीं कर सकते कि वो क्या था एग्जैक्टली तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सारा मुद्दा इन्हीं का होता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो आपको सबको पता ही है, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपको पता ही है। थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस जितने भी होंगे ना, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अक्सर देखने को मिलेगी। तो एक एक करके हम टेंस उठाते हैं और उस पर बात करते हैं। आपका कोई भी कॉम्पैरेटिव एग्जाम हो, चाहे वो सीयूईटी हो या कोई भी एग्जाम, आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस, कि टेंसेस किस किस तरीके से यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करूं, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो भाई ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, वैसे तो देखो आप बचपन से टेंस पढ़ते आए हो, आपको फिफ्थ क्लास में टेंस इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं, फिफ्थ या सिक्स्थ में। तो सिक्स्थ से भी शुरू करें तो सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ तक आपने खूब टेंसेस पढ़े, बार बार आपके पास क्वेश्चंस भी आए। कुछ बच्चों के पास इलेवेंथ और ट्वेल्थ में भी टेंस की जरूरत पड़ जाती है, बट आपको आते क्यों नहीं है? क्योंकि शायद आपने नहीं रटा, सिर्फ आपने याद किया कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या क्या यूज होते हैं उसके, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे। तो उसका एप्लीकेशन हो गया आपका सबसे पहले कि ये आपको बताता है हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है। इसी के साथ साथ ये आपको इमीडिएट एक्शंस भी बताता है। ये सब समझाऊंगा मैं आपको जब एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। इमीडिएट एक्शंस के साथ साथ तीसरी चीज ये आपको बताता है कोई यूनिवर्सल या फिर जनरल ट्रुथ, कोई मुहावरा, कोई लोकोक्ति, कोई कहने वाली बात। चौथी चीज ये आपको बताता है प्रेजेंट नैरेटिव। और सबसे मजेदार चीज भाई ये आपको बताता है फ्यूचर भी। हाँ जी, कई तरीके से ये फ्यूचर भी एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एक केस ऑफ कंडीशनल्स में, दूसरा फिक्स्ड या फिर रोटेशनल एक्शंस में, और तीसरा और आखिरी ऑफिशियल प्लान्स, ठीक है। तो ये है सारा किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक बार फटाफट इसको समझ लेते हैं। तो हैबिचुअल एक्शन का क्या मतलब होता है? जब आप कोई हैबिट बता रहे हैं किसी की भी कोई हैबिट बता रहे हैं, ठीक है। तो आप जो आपने हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अक्सर पढ़ा होगा, वहाँ उनके स्कूल्स में पढ़ाया जाता है ता, ती, ते इनडेफिनिट होता है ना। आता है, जाता है, खाता है, करता है, सोता है, पीता है, रोता है, ये सारे। बट आप ना इसको ऐसे याद नहीं करिएगा, ऐसे आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसे याद करेंगे कि ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन के मतलब ये रेगुलर या इरेगुलर एक्शंस बताता है, कोई भी ऐसी चीज जो आप करते हैं। जैसे आई वर्क इन एन MNC, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं, ठीक है। तो आई वर्क इन एन MNC हम बोलते हैं, आई एम वर्किंग बोलेंगे तो वो राइट नाउ हो जाएगा, आई वर्क ही बोलेंगे। या फिर आपने कहा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये रोज जाती है और वहां पे काम करती है, ये भी हो सकता है कि रोज नहीं करती हो, पार्ट टाइम जॉब करती हो सकता है सिर्फ सैटरडे संडे में काम करती हो, पर काम करती है ना, इसीलिए इसे इंडेफिनिट कहते हैं। तो शी प्लेस द पियानो, वो पियानो बजाती है। तो पियानो बजाती है क्या मतलब है, सुबह बजाती है, शाम में बजाती है, कभी भी बजाती है, जब उसका मन अच्छा होता है तब बजाती है, मौसम अच्छा होता है तब बजाती है। हम
कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकते बट वो बजाती है, तो ऐसी वाली चीज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इंडेफिनिट है, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है इसमें। ठीक है, इमीडिएट एक्शंस, इमीडिएट एक्शंस का क्या मतलब है? इमीडिएट एक्शंस का मतलब है सारे के सारे तुम्हारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस। अब तुम कहोगे सर ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपैरेटिव का मतलब होता है जिसमें आप मेंशन करें या ना करें आपको यू देखने को मिलेगा। आप मेंशन करेंगे तो भी होगा और नहीं करेंगे तो भी होगा ना, यू देखने को मिलेगा। ठीक है, यू यू होगा उसमें। जैसे मतलब आप मेंशन करें या नहीं, जैसे ये वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, कैच इट, शट अप, रिमेंबर टू बाय फूड, फॉर टुनाइट। तो अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस में देखेंगे ना भाई मेरे, तो सब्जेक्ट यू ही है। अगर मैंने कहा कैच इट तो क्या मतलब हुआ? यू कैच इट। अगर मैंने कहा शट अप तो क्या मतलब हुआ? यू शट अप। अगर कहा रिमेंबर टू बाय फूड, भाई खाना लेते आना रात के लिए, तो रिमेंबर टू बाय फूड का क्या मतलब हुआ कि याद रखना खाना लाना। किससे कह रहे हो? यू से कह रहे हो। तो इसमें आप मेंशन करें या ना करें यू ही सब्जेक्ट होता है। अब तुम कहोगे सर एक बात बताओ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है? क्योंकि भाई मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट क्या होता है कि भाई जब तुम सब्जेक्ट के साथ लगा देते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। ये सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। अब हम आते हैं आगे और बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की या फिर जनरल ट्रूथ की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल ट्रूथ? कोई भी ऐसी चीज जिसको दुनिया सच मानती है या फिर वो सच है, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ होती हैं। जैसे मैंने कहा द सन rises in the east। आप सब जानते हैं neither the sun rises nor it sets, only the earth rotates। तो ये बेसिकली बात ऐसी कही वाली बात है, झूठ बात है, पर दुनिया सच मानती है। दुनिया सच मानती है तो तुम भी मान लो। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ऐसे ही बनेगा। द सन इज राइजिंग नहीं हो सकता, द सन वॉज राइजिंग नहीं हो सकता। या फिर आपने कहा कोई भी जनरल ट्रूथ ले लीजिए, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। तो कह रहा भगवान उनकी मदद करता है जो जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। तो ये कैसी बात हो गई भाई? ये कैसी बात हो गई कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ है, लोग मानते हैं इस वाली बात को। ऐसे ही प्रेजेंट नैरेटिव है, इसमें देखो सब में सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। फिर बात होती है प्रेजेंट नैरेटिव की। प्रेजेंट नैरेटिव का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे सामने अभी घटित हो रही है। ऐसी चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ पे? जहां पे बात हो रही होती है कमेंट्री की। कमेंट्री कर रहे हो तुम, किसी चीज के बारे में कुछ बता रहे हो, तुम्हारे सामने हो रहा है, अरे बच्चा गिर गया, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, विनेश फोगाट इलेक्शन जीत गई। तो इस तरह की यह न्यूज है, बीजेपी ने सरकार बना ली हरियाणा में। तो ये क्या हो गया? ये सारे के सारे हो गए प्रेजेंट नैरेटिव। जैसे मैंने बोला जो मेरे सामने हो रहा है, रोमन रीन्स हिट्स हिम हार्ड। रेसलिंग में बोलते हैं रोमन रीन्स हिट्स हिम हार्ड। इसका मतलब ये नहीं है रोमन रीन्स ने अभी हाथों हाथ ही ताजा ताजा मारा है। उसका मतलब है मारा, ये अभी मारा, मारता है नहीं, ये वाला मतलब नहीं है, उसका हैबिचुअल एक्शन नहीं है। ये प्रेजेंट नैरेटिव है, इसीलिए इंडेफिनिट है। ये भी बताएगा और ये भी बताएगा। तो प्रेजेंट रोमन रीन्स हिट्स हिम हार्ड का क्या मतलब है? ये मारा रोमन ने जोर से। या फिर धोनी गोज फॉर द बिग वन, ये मारा धोनी ने बड़ा शॉट। तो इसका मतलब ये नहीं धोनी बड़ा शॉट मारता है, हमेशा मारा, ये मारा धोनी ने बड़ा शॉट। सो द धोनी गोज फॉर द बिग वन, ये मारा धोनी ने बड़ा शॉट। तो ये क्या है? अल्टीमेटली प्रेजेंट नैरेटिव है।
इसके बाद आ जाता है भाई फ्यूचर। फ्यूचर क्या बताता है? कंडीशनल्स बताता है। कंडीशनल की तरीके से भी आता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको फ्यूचर भी बताता है। देखिए कैसे। I'll pay you when I'll get my salary। ये कह रहा है मैं तुम्हें पे कर दूंगा जब मेरी तनख्वाह आएगी। सो आई विल पे यू। ये ऐसे बनेगा सेंटेंस। तो आपने देखा कि ये वाला पोर्शन तो फ्यूचर में ही बना हुआ है, लेकिन इसके वेन के बाद, वेन कंजंक्शन है, वेन के बाद ये जो विल लगा है ना, ये गलत है, इसको आप हटा देंगे और सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बना देंगे। क्या कह रहा है? आई विल पे यू, मैं फिर पे करूंगा कब? व्हेन आई गेट माई सैलरी। तो आप इसमें व्हेन आई विल नहीं कहेंगे, व्हेन आई गेट माई सैलरी। ऐसे ही शी कैन विन, वो जीत सकती है, इफ यू गाइड हर। इफ यू विल गाइड हर नहीं कहेंगे, इफ यू गाइड हर ही कहेंगे। सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इनडेफिनेट होगा पर फ्यूचर बताएगा। कब? जब कंडीशनल सेंटेंस में आएगा। देखो कंडीशनल बता रहा ना, वेन के साथ आ रहा है कंडीशन बता रहा है, इफ के साथ आ रहा है कंडीशन बता रहा है। इसकी पहचान है, कुछ कंडीशन वर्ड इसमें आ सकते हैं, जैसे इफ, वेन, सपोज, अनटिल, अनलेस। ये सारे के सारे क्या है? कंडीशन वर्ड है। तो कंडीशनल वर्ड के साथ जब ये आएगा तो अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको फ्यूचर बताता हुआ दिखेगा। ऐसी जितने रोटेशनल या फिक्स्ड एक्शन होते हैं, ऐसी चीज जो फिक्स है, जैसे मैं तुमसे कहूं भाई दिवाली कब मनाते हो, तो तुम कहते हो क्या? वी सेलिब्रेट दिवाली इन अर्ली विंटर्स, है ना, इसलिए अक्टूबर या नवंबर में दिवाली आ जाती है। तो ये क्या बोल रहे हो तुम? ये भाई एक ऐसी बात है जो फिक्स्ड है या रोटेशनल है, हर साल होता है। तो कभी तुम ये नहीं कह सकते वी विल सेलिब्रेट दिवाली, तो वी सेलिब्रेट दिवाली ही कहना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे आपने कहा अगली ट्रेन झांसी के लिए 9 बजे आती है या आएगी। इसके दोनों सेंस है, पर आप इसमें विल शैल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये एक फिक्स्ड एक्शन है, और इसलिए आप इसे ऐसे ही लिखेंगे, द नेक्स्ट ट्रेन टू झांसी, झांसी के लिए अगली ट्रेन अराइव्स, आती है 9 बजे, या फिर इज 9 PM, या आएगी मतलब आती है 9 बजे, या फिर 9 बजे है। दोनों ही ठीक है, इस भी लगा सकते हैं, अराइव्स भी लगा सकते हैं, दोनों ही प्रेजेंट वर्ब है। तो सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, प्रेजेंट वर्ब। ठीक है। ऑफिशियल प्लान कौन से होते हैं? जैसे पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो रहा है, कोई नया प्रपोजल सरकार लेकर आ रही है, कोई नई मूवी रिलीज हो रही है, कोई कंपनी नए शेयर्स निकाल रही है, ऐसी सारी चीजें आती हैं ऑफिशियल प्लान में। जैसे द पार्लियामेंट passes the bill today। पार्लियामेंट क्या करेगा? आज बिल पास करेगा। तो सब्जेक्ट के साथ आप कौन सी फॉर्म देख रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या पढ़ाया मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में? कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बताता है ऐसे एक्शंस जिनका टाइम एग्जैक्ट नहीं है पर है प्रेजेंट में ही, है ना।
प्रेजेंट में ही है। कई तरीके से आपको सेंटेंस बताता है, ये आपको हैबिचुअल एक्शन भी बताता है, आपकी आदतें जैसी जो चीज़ें या जो आप रोज करते हैं, रेगुलर भी है, इरेगुलर भी है, वो सब बताता है। इमीडिएट एक्शंस मतलब इंपैरेटिव सेंटेंसेस भी बताता है। इसके साथ साथ ये आपको यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ मतलब सर्वसाधारण सत्य, ऐसी चीज़ें जो लोग अक्सर मानते हैं वो भी बताता है। और क्या करता है, आपको प्रेजेंट नैरेटिव, अभी जो बिल्कुल हाल ही में हो रहा है, किसी चीज़ पे आप कमेंट कर रहे हैं तो वो भी आप प्रेजेंट नैरेटिव मतलब प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर की ये चीज़ें भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है, कंडीशनल वे में, फिक्स्ड या रोटेशनल एक्शन में, या फिर ऑफिशियल प्लान में। अब आप इसमें देखेंगे मेन चीज़ के सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट यू है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सब जगह फर्स्ट फॉर्म, सब जगह आपको फर्स्ट फॉर्म, 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 फर्स्ट फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म। तो सब जगह मैंने फर्स्ट फॉर्म अंडरलाइन भी कर दीजिए, यही जो है इसका मेन पॉइंट है कि सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म। आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की। अब अभी तक अगर आप सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे तो समझ गए होंगे अब क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के साथ सीधे सेकंड फॉर्म। ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। बहुत ही आसान है, सबसे आसान टेंसेस में से एक है ये, बट सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। ऐसे याद रखिए इसको कि ये बताता है एक्शंस took place in the past but still has, but took place in the past but has no impact on the present। मतलब इस पे प्रेजेंट का कोई असर नहीं है, बस पास्ट में कोई बात हुई थी जिसके बारे में आप बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, आप इसमें बताते हैं, जितने भी पास्ट इवेंट्स हैं इसमें बताते हैं। अगर पास्ट नैरेटिव वहां था तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा तुम्हारा पास्ट नैरेटिव, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट नैरेटिव था। पास्ट नैरेटिव तो हिस्टोरिकल फैक्ट बताता है, पास्ट इवेंट्स बताता है, पास्ट नैरेटिव बताता है, पास्ट की सारी चीजें आपको ये बताता है। ये ऐसे याद रखिए, कोई भी चाहे 1 मिनट पुरानी बात हो या 1000 साल पुरानी बात हो, आप बनाते उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही है। ठीक है, 1 मिनट पुरानी बात हो या 1 साल पुरानी बात हो, तो इसीलिए पास्ट नैरेटिव, पास्ट इवेंट्स, पास्ट स्टोरीज सारी आप पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। इसके साथ एक बात और याद रखिए, आपको अक्सर देखने को मिलता है पास्ट टाइम वर्ड। पास्ट टाइम वर्ड क्या होता है, जैसे अगो, जैसे येस्टरडे, जैसे लास्ट नाइट, है ना, कोई भी पास्ट डेट है 1947, ऐसी कोई भी चीज, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पास्ट टाइम वर्ड। तो इसके साथ अक्सर पास्ट टाइम वर्ड देखने को मिलता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर पास्ट टाइम वर्ड आया है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। आइए एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट। शी वॉन्टेड टू बाय अ कार। गांधी came to India in 1915. She visited my house
and asked for some money. Yesterday, I saw a leopard in the village. तो आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि ये बताता है ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हुए। कोई भी चीज चाहे 1 मिनट पुरानी हो, 1000 साल पुरानी हो, इसी में बनाना है सेंटेंस। पास्ट का कोई इवेंट हो, पास्ट की कोई स्टोरी हो, पास्ट की कोई कहानी हो, पास्ट का कोई नरेशन हो, इसी में बनेगा सेंटेंस। किसमें? सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, हमेशा सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, है ना। पास्ट की चाहत बता रहा है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। क्यों? क्या बता रहा है? पास्ट नरेटिव, नरेशन बता रहा है, पास्ट नरेटिव है ये, ठीक है। ये क्या है? यस्टरडे लग गया, पास्ट टाइम वर्ड है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये भी पास्ट टाइम वर्ड है, इसलिए भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट में आप बनाते हैं। अब बात करते हैं अगले की, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है भाई। अभी तुम लोग ये मत समझना कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है। वो रीज़न क्या है ना, टॉपिक बड़ा है और मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, सभी कुछ तुम्हें देना चाह रहा हूँ। तो अभी शुरू में थोड़ा सा ये तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टेंसेज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, जो आसानी से समझ में आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं इंडेफिनिट वाले। इसके आगे की जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, 15-20 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। वो ईजी हैं एक्चुअली और उनको ग्रैब करना भी आसान है, लेकिन ये समझ जाओगे तब। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है भाई? इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ क्या लगती थी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती थी, अभी भी लगेगी। अब क्योंकि फ्यूचर है तो विल या शैल ऐड हो जाएगा, बस। ये बताता क्या है? ये बताता है एक्शंस लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में हो जाएंगे, फ्यूचर में होंगे, है ना। ऐसा माना जा रहा है कि वो फ्यूचर में होंगे। चलो भाई, अब बात क्या है? कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, पहले ये जान लो विल और शेल कहां यूज करते हो। देखो, आई और वी के साथ आप यूज करेंगे शेल, और जितने भी बाकी बचे अदर्स, उन सब के साथ आप यूज करेंगे विल। अदर्स में कौन कौन आ गया? ही, शी, इट, कोई भी नाउन, कोई नाउन वगैरह कुछ भी है वो अदर्स में आ गए, ठीक है। ये नॉर्मल बात है, नॉर्मली अगर ऐसा होगा, नॉर्मल अगर सेंटेंस की बात करोगे। लेकिन अगर तुम बात कर रहे हो किसकी? POET, पोएट। अब पोएट का मतलब क्या होता है? P से याद रखोगे प्रॉमिस, O से याद रखोगे ओथ, E से एम्फेसाइजेशन और T से थ्रेट। पोएट क्या होता है? प्रॉमिस का मतलब है वादा, ओथ का मतलब है शपथ, शपथ। एम्फेसाइजेशन का मतलब है जब आप किसी चीज पे जोर दे के बात कर रहे हैं, और थ्रेट का मतलब है धमकी। तो अगर आप इनमें से किसी भी तरह की बात कर रहे हैं तो ये कहानी बदल जाती है। उस केस में आप आई और वी के साथ यूज करते हैं विल, और बाकी अदर्स के साथ आप यूज करते हैं क्या? शेल। अदर्स में कौन आ जाएंगे? नाउन्स, ही, शी, इट, दे, ये सब अदर्स में आ जाएंगे। तो मैंने क्या बताया? आई और वी के साथ नॉर्मल बात हो रही है, नॉर्मल
बात कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई जोर नहीं है, कोई शपथ नहीं है, कोई एम्फेसाइजेशन नहीं है, कोई धमकी नहीं है ना, तो आप बड़े सिंपल सी बात है, आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल। कहानी बदल जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सारा। आइए जरा देखते हैं कैसे। मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ठीक है, आप ऑब्जर्व करिएगा। गॉड शेल नेवर फेल, आई विल किल यू, you shall be loyal to the nation. She will join the course soon. I shall buy a new pen. You will come to see us. अब आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे और देखेंगे तो क्या पाएंगे, पाएंगे कि भाई गॉड के साथ शेल लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये बात एम्फेसाइजेशन बता रही है, जोर दिया जा रहा है। याद रखो ये बात, गॉड शेल नेवर फेल, भगवान कभी विफल नहीं होता है, मोटिवेट करने के लिए कही जा रही है। तो ऐसी बातों के साथ आप शेल लगा देंगे। विल लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, पर भावना बदल जाएगी। भावना क्या होगी कि आप बस ऐसी एक बात बता रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। ऐसी आपने कहा आई विल किल यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। धमकी है भाई, थ्रेट दे रहे हो तुम, धमकी है ये, आई विल किल यू, ठीक है। तो अब अगर तुम कहोगे आई शेल किल यू, सेंटेंस तब भी बेहतरीन है। अगर तुमने कहा आई शेल किल यू, तब भी सेंटेंस एकदम बेहतरीन है। पर इसका मतलब क्या हो जाएगा तब के फ्यूचर में मैं कभी तुम्हें मार दूंगा। यूजुअली तुम ऐसे कहते नहीं हो। ऐसे ही यू शेल बी लॉयल टू द नेशन, अगर तुम कभी ऑफिसर बनते हो, कुछ ऐसा जीवन में लेते हो, तुमसे शपथ दिलाई जाती है तुम्हें, तो खाओ कसम, तो तुम कहते हो, कहो यू शेल बी लॉयल, कि तुम लॉयल रहोगे। तो क्यों यू शेल कहा जाता है? ओथ दिलवाने के लिए, है ना, यू शेल का इस्तेमाल आप करते हैं। अब बाकी ये तीनों देखो सेंटेंस नॉर्मल है। अब जब तुम कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे होते हो, उसमें कोई शपथ वपथ तो ले नहीं रहे हो, तो देखो ये वाला केस आ गया, आई और वी के साथ ये वाला केस आ गया ना। कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हो? शी विल ज्वाइन द कोर्स सून। ऐसी आई शेल बाय अ न्यू पेन, पेन खरीद रहे हो तो कोई शपथ लेके जोर देके तो नहीं खरीद रहे हो। इन द सेम मैनर अगर तुम किसी से मिलने जा रहे हो तो भी अगर शेल लगा दोगे तो मतलब हो जाएगा कि बहुत ही जरूरी था मिलना, वैसा कुछ ऑम्फेसाइजेशन ओथ जैसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है एग्जैक्टली समझ आ गया होगा। बस क्या याद रखना है, सब्जेक्ट के साथ शेल और विल और फिर फर्स्ट फॉर्म। हमेशा ये देखोगे सेम फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, सब जगह फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, देखते जाओ, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है वो बताता है ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जरा बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इस, एम या आर, और साथ में चमचमाती हुई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। चलिए देखिए भाई, ये क्या बताते हैं। जब मैं सेंटेंस लिखूंगा आपको लगेगा बहुत आसान है, ये तो हमें आता है। जैसे शी इज स्लीपिंग, आई एम स्टडिंग,
आई एम टीचिंग, दे आर वर्किंग। तो अगर मैं आपसे कहूंगा ना इसके मीनिंग बताओ, तुम्हें एकदम मीनिंग पता होगा, शी इज स्लीपिंग, सर वो सो रही है ना। बट ये मतलब नहीं होता है इसका। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके अंदर आप मेंशन करें या ना मेंशन करें, एक राइट नाउ हिडन होता है। इसमें राइट नाउ होता ही होता है, आप मेंशन करें या ना करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, मैं मान लो अभी यहां पे हूं और मेरे पास किसी फ्रेंड की कॉल आती है ना, मैं नहीं उठा रहा हूं, बार बार कॉल आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, कॉल रिसीव करके कह दूंगा क्या, आई एम टीचिंग। कब, राइट नाउ, कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं। तो जब मैं कहूंगा मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है राइट नाउ। मैं मेंशन करूं या ना करूं, इसका मतलब राइट नाउ ही है। कितनी बार ऐसा होता है, तुम ड्राइव कर रहे होते हो, मम्मी का फोन आता है, तुम क्या कहते हो, अरे मम्मी बाद में बात करता हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। तो मम्मी पूछती है क्या, कब ड्राइव कर रहे हैं, अबे कब क्या, अभी, राइट नाउ। आप मेंशन करें या ना करें। तो तुम सोच रहे होगे सर राइट नाउ पे इतना फोकस क्यों दे रहे हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें, ऐसे आता है, शी इज स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, या आई एम टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो मैं बता रहा हूं भाई ये पॉसिबल नहीं हो सकता इनके साथ, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि कैसे एक्शन बताते हैं, एक्शंस क्या बताते हैं, एक्शंस टेकिंग प्लेस राइट नाउ। बिल्कुल अभी 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 हाथों हाथ जो हो रहा है, ये वो बताते हैं। तो शी स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग का क्या मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा वो अभी सो रही है सुबह से। तुम्हें लग रहा होगा इसका मतलब है वो सो रही है सुबह से, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है वो अभी सो रही है सुबह से, और ये कोई बात हुई वो अभी सो रही है सुबह से, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। जब मैंने कहा आई एम टीचिंग, तो इसका मतलब है राइट नाउ। मैं ये नहीं कह सकता आई एम टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं अभी पढ़ा रहा हूं 2 घंटे से, या अभी पढ़ा रहा हूं 2 घंटे से, क्या होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी। ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि सर ये वाले सेंटेंस के वो सुबह से सो रही है शाम से सो रही है, उसके लिए ना हमारे पास एक और टेंस है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में क्या होता है, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज या फिर हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सॉरी बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये क्या बताता है, ये बताता है ऐसे एक्शंस, एक्शंस started in the past but still in continuations। ऐसे एक्शंस जो कभी पास्ट में शुरू हुए और अभी लगातार चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे शी स्लीपिंग मतलब राइट नाउ, और आपने कहा अगर इसको शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, वह सुबह से सो रही थी। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कब स्टार्ट हुआ, सुबह में शुरू करा उसने सोना, और अभी तक सो रही है, वह सुबह से सो रही है। ऐसे बनेगा ये सेंटेंस, ना कि शी इज स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम बोलते भी गलत है, लिखते भी गलत है, और एग्जाम में भी आता है, गलत हो जाता है। ऐसे जब मैंने कहा आई एम टीचिंग, तो इसका मतलब है राइट नाउ, और जब मैं कह रहा हूं राइट नाउ, तो फिर भाई फॉर 2 आवर्स क्यों होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता मैं अभी 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे कहना पड़ेगा आई have been teaching for 2 hours। अब ये बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है, एकदम टनाटन है।
ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसका बता देंगे दे आर वर्किंग मतलब राइट नाउ, और जब आप कह देंगे दे हैव बीन वर्किंग, तो कहना पड़ेगा दे हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years, वो 3 सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें और इसमें बिल्कुल डिफरेंस समझ आ गया होगा। इसमें आप सिंस और फॉर लगा के टाइम मेंशन कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, टाइम कैन बी मेंशन्ड। इसमें नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसमें क्या है, टाइम ऑलरेडी मेंशन्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं, सारे ही कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम हमेशा मेंशन होता है। अब इसी का पास्ट बना लो, कितना आसान है, बहुत आसान होता है देखो पास्ट बनाना। इसी का पास्ट बना लो, ऊपर से बनाते आओ। शी स्लीपिंग का क्या हो जाएगा, शी वॉज स्लीपिंग, यही होगा। आई एम टीचिंग का क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचिंग। ठीक है, और दे आर वर्किंग का क्या हो जाएगा, दे वर वर्किंग। लो भाई, अब क्या तुम इसके साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल इनके साथ नहीं कर सकते। अब ये क्या आपको बताएगा कि ये आपको राइट नाउ बताएगा ना, ये बताएगा एट दैट टाइम ऑफ द पास्ट, पास्ट का वो समय जिसकी बात हो रही है। ठीक है, फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा होगा। सब्जेक्ट के साथ पहले इज आर एम लग रहा था, अब वॉज या वर लग जाएगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सेंटेंस क्या कह रहे हैं ये, शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी, कब, एट दैट टाइम, जब मैं उसके घर गया, या जब की बात हो रही थी, जब मैं कॉल कर रहा था वो सो रही थी। ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है। आई वॉज टीचिंग, मान लो फोन आया जा रहा है मेरे पास, नहीं उठाया मैंने, पूछ रही है फोन थोड़ी देर में, कहाँ थे यार, फोन कर रही हूँ उठा नहीं रहे थे, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, कब, जब तुम मेरे जीवन में चरस बो रही थी, मुझे पढ़ाने नहीं दे रही थी, तब मैं पढ़ा रहा था। एट दैट टाइम, जब तुम मुझे बार बार कॉल कर रही थी। मेंशन करूं या ना करूं, ये मेंशन है, ऑलरेडी मेंशन्ड है। ऐसी है, दे वर वर्किंग का मतलब क्या होगा कि वो काम कर रहे थे, कब, एट दैट टाइम, उस समय की बात हो रही है, दे वर वर्किंग कब, एट दैट टाइम। सिंस फॉर मेंशन नहीं करोगे। सिंस फॉर के लिए हमारे पास ये है, ये क्या बन जाएगा, पास्ट में बन जाएगा ये, शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये कैसे एक्शन है, एक्शन स्टार्टेड इन दी पास्ट बट कंटिन्यूड फॉर अ वाइल, पास्ट में शुरू हुए और कुछ टाइम लगातार चले। अभी बताऊंगा कैसे। शी हैड बीन स्लीपिंग, वे सो रही थी, कब से, पास्ट से। इन्हीं को चेंज कर लो, बस हैड लगता जाएगा, देखो कितना आसान है। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, इसको कर लो। They had been working for 3 years। फॉर्मेट बिल्कुल आसान। बताता ये क्या है, बताता है एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड। इसमें ये नहीं पता चलता कब शुरू हुए, इसमें बस एट दैट टाइम, उस समय हो रहे थे। इसमें पता चलता है कि कब शुरू हुए, भाई कब शुरू हुए, मॉर्निंग में। कब शुरू हुए, 2 घंटा चले, 3 साल चले, तो दे हैड बीन वर्किंग फॉर 3 years, 3 साल से काम कर रहे थे वो, अब उन्हें निकाल दिया। ठीक है, तो दे हैड बीन वर्किंग फॉर 3 years, नाउ दे आर नो मोर विद द कंपनी। तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा हैड, साथ में बजेगी बीन और आ जाएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके साथ आप टाइम मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब है वह
तब सो रही थी, इसमें तब मेंशन्ड है, जो एट दैट टाइम है ना, इसका मतलब है तब, हिंदी वाला वह तब सो रही थी, इसमें तब वब नहीं है, इसका मतलब है वह सो रही थी, शी हैड बीन स्लीपिंग, वह सो रही थी। अब बता सकते हो कब, ठीक है, तो ये बताता है एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड, और कंटिन्यू हुए, ठीक है। तो याद रखिए इसमें टाइम कैन बी मेंशन्ड, जैसे ऊपर था। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट है, और जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ऐसा ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मुझे उम्मीद है आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस। अब अगर मैं बात कर दूं भाई, सॉरी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो भाई मेरे जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट में काम हो रहा है, पास्ट में हो रहा था, तो फ्यूचर में हो रहा होगा। बड़ा आसान है, फॉर्मेट देखो इसका, पहले लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा विल या शेल, साथ में आ जाएगी फॉर्म ऑफ बी, और फिर आईएनजी। विल और शेल की कहानी वही रहेगी जो मैंने इससे पहले बताई थी। अच्छा, अब मजेदार बात क्या है इसमें सर? मजेदार बात यह है कि ये बताता है एक्शंस that will be continuous at a specific time in future। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में हो रहे होंगे, जैसे मैंने कहा I shall be teaching, she will be sleeping, they will be working। समझने की कोशिश करिए, इसमें भी आप कोई और टाइम मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई शेल बी टीचिंग का क्या मतलब हुआ? आई शेल बी टीचिंग, वो मैं पढ़ा रहा होऊंगा, कब? जबकि बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हारे शहर आया, ठीक है, किसी कैंपेन के चक्कर में, कुछ करियर काउंसलिंग के चक्कर में मुझे तुम्हारे शहर आना पड़ा, और मैंने तुमसे कहा यार एक बात बताओ, तुमने मुझसे कहा कि सर मेरे शहर की बिरयानी बहुत बढ़िया होती है। मैंने कहा तो खिलवाओ यार फिर बिरयानी। तो तुमने कहा सर ठीक है, बहुत बढ़िया है, मैं शाम को 5 बजे फ्री हो जाऊंगा और 6 बजे आऊंगा आपको लेने, बिरयानी खाने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, बिरयानी खाने चलेंगे, लेकिन 6 बजे नहीं, आई शेल बी टीचिंग, तब तो मैं पढ़ा रहा हूँ, 8 बजे तक तो क्लास ही होगी, 8 के बाद चलते हैं। तो आई शेल बी टीचिंग, तब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कि तुम आए थे स्कूल, मतलब कॉलेज या कहीं पे भी कोचिंग आए थे, तुम्हारा रजिस्टर छूट गया, ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड आया किसी काम से शाम को कोचिंग, मैंने उसे दे दिया, मैंने कहा बेटा ये रजिस्टर छूट गया तेरे दोस्त का, उसको दे देना। तुमने कहा ठीक है सर मैं दे दूंगा। मैंने कहा आज ही दे देना, कहीं ऐसा ना हो। तो तुमने कहा सर मैं तो 10 बजे तक घर जाऊंगा, मेरे घर के पास ही रहता है। तो मैंने कहा 10 बजे तक जाएगा ना तो दे देता, 10:30 11 तक। तुमने कहा नहीं नहीं, वो सुबह 4 बजे उठ जाता है, ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। कब? जब मैं रजिस्टर देने की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ऑलरेडी टाइम अंडरस्टूड है। फ्यूचर में हम बहुत सारी बातें कहते हैं ना, अरे नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, या अरे मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई कहता तुमसे जिस दिन वर्ल्ड कप फाइनल था, ये उस दिन, तो मैं नहीं नहीं भाई मैं मैच देख रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा। ऐसे ही आई विल बी ट्रेवलिंग, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, दे विल बी वर्किंग, वो काम कर रहे होंगे। कब? एट दैट टाइम ऑफ फ्यूचर। क्या बताता है ये? एट दैट टाइम
ऑफ फ्यूचर, ये बताता है। अब अगर कहानी इधर चली जाए और हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो भाई सबसे पहले फॉर्मेट देखो, सब्जेक्ट फ्यूचर आ गया तो विल और शेल तो आने ही है, साथ में आएगा हैव और बजेगी बीन, लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और बन जाएगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या बताता है, ये बताता है एक्शंस विच विल बी इन कंटिन्यूएशन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में लगातार हो रहे होंगे, एक स्पेसिफिक टाइम पे नहीं भाई, टाइम मेंशन तुम कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे आई शैल बी टीचिंग, तो मैं कह दूं आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years soon, तो क्या कह रहा हूं, अरे 10 साल हो जाएंगे मुझे जल्द ही, पढ़ाते हुए 10 साल हो जाएंगे। सो आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years soon, जल्द ही मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये कह रहा हूं, ठीक है। ही शी विल बी स्लीपिंग का क्या मतलब होगा, शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, तो क्या मतलब होगा, वो 3 घंटे से सो रही होगी, अभी 3 घंटे हुए नहीं है उसे, 3 घंटों से सो रही होगी। जैसे मान लो कोई 7 बजे सोई थी, 10 बजने वाले हैं, मैं भाई 7 बजे सोई थी, 10 बजने वाले, उठा दे, इसे 3 घंटे से सो रही होगी ये, ठीक है, उठा दे। एक प्लेयर है चेतेश्वर पुजारा, उसके साथ क्या होता है ना कि जैसे ही पहला विकेट गिरता है इंडिया का टेस्ट मैच में, तो चेतेश्वर पुजारा आ जाता है और खेलता रहता है, 2-2 दिन बैटिंग करता है वो। तो ऐसा होता है, कितनी बार कमेंटेटर कहता है, ही will have been playing for 2 days around, कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि ही विल हैव बीन प्लेइंग, ये लगभग 2 दिन से खेल रहा होगा, कल आया था बैटिंग करने, कल पूरे दिन इसने बैटिंग करी, 7वें-8वें ओवर में विकेट गिर गया था, तब से खेल रहा है, पूरा दिन कल का खेला, आज भी दूसरा दिन खत्म होने वाला है, इंडिया का स्कोर 450 प्लस हो गया है, इसके भी 200 हो गए, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days अराउंड, लगभग 2 दिन हो जाएंगे इसे खेलते हुए। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें सिंस का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बात भी याद रखिए, क्या सिंस इज नॉट यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, सिंस का इस्तेमाल मैं क्या करता हूं, फ्यूचर टेंस में कभी नहीं करता हूं, सिंस इज नॉट यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, ठीक है, सिंस का इस्तेमाल मैं फ्यूचर टेंस में नहीं करता हूं, कभी नहीं करता हूं। तो ये क्या है, ये बताता है क्या, क्यों नहीं करता हूं, अब ये समझो, क्योंकि सिंस का मतलब क्या होता है, फ्रॉम देन टिल नाउ, मतलब फ्यूचर तक जाता ही नहीं है सिंस, सिंस नहीं जाता फ्यूचर तक, क्योंकि आप क्या कहते हैं, फ्रॉम देन तब से, टिल नाउ अब तक, तो तुमने क्या कहा, शी इज नॉट, सिंस इज नॉट यूज इन फ्यूचर टेंस, तो जैसे मैंने कहा सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से अब तक, फ्यूचर में जा ही कब रहा है, आगे तक थोड़ी कह रहा है। तो इसलिए फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्यूचर में फ्रॉम का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज फ्रॉम इंस्टेड ऑफ सिंस, ठीक है। ऐसा सिर्फ आप फ्यूचर टेंस में करेंगे। जैसे आपके स्कूल में वो सेंटेंस नहीं आता था ये वाला, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, याद रखिए ये वाली बात, फ्रॉम मतलब तब से,
तब तक। तो फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फॉर समझ लो पहले। सिंस बेसिकली बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, या जिसे तुम समझ सकते हो किससे, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, या कह लो इनिशियल टाइम। और फॉर क्या बताता है, फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अंतराल जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो जब आप यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो आप कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने कहा सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 1947, सिंस yesterday, सिंस 2 o'clock। तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई चीज कब शुरू हुई थी, इनिशियल टाइम, उसके शुरू होने का टाइम। लेकिन पीरियड या ड्यूरेशन के लिए आप फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 10 years, फॉर 9 days, फॉर 6 weeks, फॉर 11 months। पीरियड बताता है, अंतराल बताता है, इसीलिए जहां जहां ये ईयर्स, 10 years, 2 hours आया, फॉर आया, ठीक है। जहां पॉइंट ऑफ टाइम आया वहां सिंस आया। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में बताना होगा तो वो फ्रॉम से बताओगे। तो मैंने क्या पढ़ाया कि भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बताता है कोई फ्यूचर में एक्शन जो हो रहा होगा किसी स्पेसिफिक टाइम पे, और ये बताता है कोई एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा। टाइम इसमें मेंशन कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। और यहां हमारे खत्म होते हैं क्या, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी टेंसेस की तरफ, जिनका नाम है क्या, परफेक्ट टेंस। ये बड़े मजेदार और मेरे फेवरेट टेंस हैं, इन्हें पढ़ाने में भी मजा आता है और ये इजी भी होते हैं। हाँ भाई, तो परफेक्ट टेंसेस। तो सबसे पहली बात आती है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। सब्जेक्ट के साथ लगा दीजिए हैस, या फिर लगा दीजिए हैव, साथ में लगा दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगा के थर्ड फॉर्म। ये बताता क्या है, ये बताता है कैसे एक्शंस, एक्शंस took place in the past but has an impact on the present। कहने का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जो पास्ट में हुई थी पर उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे है। तुम कहोगे सर, अभी हमने पढ़ा था ना पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ उसका असर अब की तुम्हारे जीवन पे नहीं है। ये पास्ट में हुआ तभी हुआ जब वो हो रहा था, हो सकता है, लेकिन इसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे है। साथ ही साथ उसमें तुम्हें देखने को मिलते थे, इसमें अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। तो उसमें तुम्हें देखने को मिलता था एक्शन जो सिर्फ पास्ट में हुआ, ये पास्ट में हुआ पर इसका असर अभी भी है। उसमें यूज होता था पास्ट टाइम वर्ड, इसमें यूज होता है प्रेजेंट टाइम वर्ड। अब प्रेजेंट टाइम वर्ड जैसे नाउ, टिल नाउ, येट, स्टिल, अप टू नाउ, रिसेंटली, ये सारे वर्ड इसमें यूज होते हैं अक्सर। ये बताता क्या है, ऐसा एक्शन पास्ट में हुआ अभी भी मेरे जीवन पे असर है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक लड़की है बेचारी, अकेली बैठी रहती है, पढ़ाई करती रहती है, उसके रिश्ते आते रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, परेशान है वो, अपने घर वालों से कहती है भाई मुझे पढ़ने दो। इसके घर वाले कहते हैं हाँ बेटा हम क्या करें, अब ये ताऊ जी हैं तेरे तेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, चाह रहे हैं तेरा रिश्ता हो जाए, कर ले शादी।
ठीक है, फिर कोई अंकल है वो रिश्ता लेके आते हैं तुम्हारे लिए तुम्हें बताते हैं बेटा कमी क्या है लड़के में, खाते पीते घर का है, अपनी खुद की दुकान है मार्केट के अंदर, हलवाई है, शानदार जलेबी बनाता है, समझ रहे हो, तोल देगा तुम्हें शीरे में। हाँ, तो ऐसी बात होती है, लड़की परेशान है, लड़की पढ़ाई करना चाहती है। अब होता क्या है, लड़की चुपचाप चुपचाप पढ़ती रहती है, बहुत जुझारू लड़की है, दिन में काम करती है, सबकी सुनती है, रात को पढ़ती है, 4-5 घंटे सो के अपनी नींद पूरी करती है। और होता क्या है, आज सेलेक्ट हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है और बन जाती है क्या, आईएएस ऑफिसर। आईएएस बन जाती है और ये अंकल आते हैं और कहते हैं बेटा रिश्ता लेके आया हूँ, बहुत सुंदर लड़का है। ठीक है, तो लड़की कहती है, लड़की का भाई कहता है, समझाता है, अंकल शी हैज क्वालिफाइड द यूपीएससी एग्जाम। अंकल इसने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है। ठीक है, अब रिश्ते विश्ते ना लगाओ इसे, तुम्हारी जलेबी की तरह, जलेबी की जगह तुम्हें तलवा देगी ये कढ़ाओ में। तो क्या, शी हैज़ क्वालिफाइड द यूपीएससी एग्जाम, उसने क्वालिफाई कर लिया है यूपीएससी एग्जाम। हो सकता है कल कराओ, परसों कराओ, हो सकता है 10 दिन पहले कराओ, अंकल आ जाए रिश्ता लेके, पर उसका असर अभी भी जीवन पे है। ये बात है, जैसे आई हैव डन पीएचडी इन इंग्लिश। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैंने अंग्रेजी में पीएचडी की है, तो इसका असर क्या है, असर ये है कि मैं अभी भी डॉक्टर हूं, करे हुए भी अब 2-3 साल हो गए, पर अभी भी मेरे जीवन पे असर है और हमेशा रहेगा। कोई ऐसी चीज जो आपने पास में करी पर उसका असर अभी भी है। एक और सेंटेंस देखिए, ही हैज नॉट डेटेड एनीवन सिंस शी लेफ्ट। तो क्या कह रहा है, ही हैज नॉट डेटेड एनीवन, उसने किसी को डेट नहीं करा है। कब से नहीं करा है, सिंस शी लेफ्ट, जब से वो छोड़ के गई है। जब वो थी तो वो तो थी, उसके अलावा भी एक आध किसी से मिल लिया करता था, पर अब सुधर गया है। ही हैज नॉट डेटेड एनीवन, किसी से नहीं मिला है। कब से, जब से वो छोड़ के गई है। तो सिंस का मतलब तो होता ही है फ्रॉम देन टिल नाउ, तब से अब तक, शी लेफ्ट। तो ये वाली चीज तो आप पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे, कोई बात नहीं है, पर ये प्रेजेंट परफेक्ट में लगेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका असर अभी भी जीवन पे अभी तक नहीं किया है भाई। शी हैज नॉट डेट, ही हैज नॉट डेटेड एनीवन सिंस, है ना। तो सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट टाइम लगा के इसके अंदर, जैसे अब देखो पास्ट टाइम बता रहा हूं मैं यहाँ पे सिंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि पास्ट का बता रहा हूं कि भाई अब तक अवसर पे उसके जीवन है। शी हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस हर मैरिज, अपनी शादी से लेके अब तक बड़ा बदल गई है लड़की। ठीक है, पहले एकदम हंसती खिलती चिलचिलाती रहती थी, आ जाती है जेवर वेवर पहन के एकदम ठा 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 आंटी बन के। तो शी हैज चेंज अ लॉट, वो काफ़ी बदल गई है। कब से, सिंस हर मैरिज, अपनी शादी से लेके तब से, अपनी शादी मतलब अब तक, तो शी हैज चेंज अ लॉट सिंस हर मैरिज। ठीक है, तो कोई ऐसा काम जो पास्ट में हुआ पर उसका असर अभी भी आपके जीवन पे है। जैसे मान लीजिए आपको एक फ्रेंड है और बहुत लंबी लंबी फेंकता है, ठीक है, और आपको दिखा नहीं 1 महीने से, उसने आपसे पूछा कि भाई, तो पूछा कहाँ था भाई, 1 महीने से दिखा नहीं। तो कह रहे कहीं नहीं यार, ज़रा इंग्लैंड तक गया था। हमने कहा इंग्लैंड, मज़े आ गए तेरे, कैसा लगा इंग्लैंड? अरे बेकार जगह है यार, बहुत गर्मी पड़ती है और अजीब अजीब से लोग होते हैं, सूखे सूखे, मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जगह जगह गाय कुत्ते भैंस जानवर टहलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके यहाँ रोड पे। ठीक है, पीने का पानी साफ नहीं है। ठीक है, गंदगी गंदगी, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। तो मैं आया गुस्सा, तुमने हाथ ढीला करा और एक लगाया इसके कान के नीचे, और तुमने इससे कहा आई हैव विजिटेड इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा चुका हूं। आप ये भी तो कह सकते थे आई
विजिटेड इंग्लैंड, आप ये भी कह सकते थे, पर इस सिचुएशन में ये गलत होता, वैसे गलत नहीं है। आई विजिटेड इंग्लैंड का मतलब है मैं इंग्लैंड गया था, तुम बता रहे हो पास्ट नैरेटिव, जब मैं छोटा था तो मैं इंग्लैंड गया था, आई विजिटेड इंग्लैंड विद माई पेरेंट्स व्हेन आई वाज 10 year old, तो ये सही है बिल्कुल सेंटेंस। बट यहाँ पे तुम ये बात नहीं कह रहे हो, तुम कह रहे हो आई हैव विजिटेड इंग्लैंड, ओ भाई मैं इंग्लैंड गया हूँ, मुझे पता है वहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं होते ना, वहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, वहाँ पे पीने का पानी गंदा होता है, वहाँ पे सब सफाई होती है, कूड़ा वूड़ा वहाँ दिखता भी नहीं है भाई, ठीक है, तू अपने कहीं हो आया होगा कहीं इंटीरियर में, ठीक है। तो ये तुमने क्यों कहा, क्योंकि तुम उस चीज का असर दिखाना चाहते हो, आई हैव विजिटेड इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा चुका हूं, तो कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में हो चुका है, जिसका इम्पैक्ट तुम्हारे जीवन पे है, जिसमें प्रेजेंट टाइम वर्ड है, ऐसी सारी चीजें तुम प्रेजेंट परफेक्ट से मेंशन करते हो। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट पे। जब आप पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो याद रखिए आप बात कर रहे हैं पास्ट ऑफ द पास्ट की। ये ऐसे एक्शन बताता है जो पास्ट का भी पास्ट है। कैसे, समझाता हूं। इसका फॉर्मेट है कि आपको सब्जेक्ट के साथ देखने को मिल जाएगा हैड, यहां हैव था, हैज था, तो यहां हैड हो नहीं था, बाकी थर्ड फॉर्म यहां भी और यहां भी, तो कंपैरेटिव स्टडी से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब बात यह है कि सर ये बताता क्या है, देखो भाई मैंने तुम्हें बताया था चाहे 1 मिनट पुरानी बात हो या 1000 साल पुरानी बात हो, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करो। तो अब बात यही सर फिर इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, है ना। तो चाहे 1 मिनट पुराना सेंटेंस हो या 1000 साल पुराना, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करो, लेकिन कभी उसका भी पास्ट बताना पड़े तो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करो। जैसे मान लो कि तुम कोई कहानी सुना रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, तुम बता रहे हो आई मेट हर, आई मेट हर yesterday, she came, she sat beside me, I gifted her flowers, chocolates and a dress. She looked happy and beautiful. She ordered the food and I paid the bill. ध्यान से देखना क्या हुआ है, हर एक सेंटेंस जितना मैंने लिखा है, क्योंकि पास्ट नैरेटिव है, पास्ट की कोई बात बता रहा है, तो सारे पास्ट इंडेफिनिट में गौर से देखते जाओ। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब आ रही है तो सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तुम बता रहे हो कि क्या बता रहे हो कि भाई कल मैं उससे मिला था, वो मेरे बराबर में बैठी, मैंने उसे फूल दिए, चॉकलेट्स दिए, एक सुंदर ड्रेस भी लेके गया था उसके लिए, बड़ी खुश लग रही थी, सुंदर भी बड़ी लग रही थी, उसने खाना भी ऑर्डर किया, मैंने बिल पे कर दिया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब आती है अगली बात, द मोमेंट आई वॉज अबाउट टू से माई हार्ट, जैसे ही मैं अपने दिल की बात कहने वाला था, देखो ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है, वॉज अबाउट टू से ना, मैं जैसे ही अपने दिल की बात कहने वाला था, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, कब बताया, तभी बताया, तो ये सारी की सारी बातें तुम देखोगे पास्ट इंडेफिनिट में, तभी उसने मुझे बताया, जब मैं उसे अपने मन की बात बताने वाला था तभी उसने मुझे बताया, क्या बताया, that she had got a boyfriend, कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब पास्ट परफेक्ट। नहीं समझे, कह रहे शी हैड गॉट अ बॉयफ्रेंड, उसका एक बॉयफ्रेंड था, पास्ट में कभी उसका कोई बॉयफ्रेंड था, मतलब था
कब? अब ये सारी बातें पास्ट की हो रही है, मतलब तुमने चॉकलेट दी है, सुंदर लग रही, सारे बच्चे अच्छी, जैसे तुमने अपने मन की बात बताने ही वाले तो उसने बताया सुनो, उसे जानते हो तुम, राहुल को? राहुल कौन? अरे वो गंजा राहुल। तुमने कहा हाँ हाँ वो गंजा राहुल। अरे वो छपरी जो बाइक तेज चलाते है, किसी की टांगों में घुस देता है। अरे वो तो उस दिन बस उससे हो गया था, बहुत अच्छी बाइक चलाते हैं वो, एक बार गिराया बस उसने मेरे को। नाले में गिरी थी मैं, बाकी तो ठीक है, अच्छा है। तुमने कहा हाँ जानता हूँ, क्यों बताओ? ही इज माई बॉयफ्रेंड। तुमने कहा कब से? इट हैज बीन 4 months नाउ, 4 महीने हो जाएंगे अब। तो ये क्या हो गया? दैट शी हैड गॉट अ बॉयफ्रेंड, पहले ही था, उसके बाद यहां तुमसे मिली है ये। तो यहां पे बात क्या हो गई? पास्ट का पास्ट, ये होता है भाई पास्ट का पास्ट। ये कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे टीचर्स पढ़ा चुके हैं। कब पढ़ा चुके हैं? 9th 10th में। क्या था? सेंटेंस थोड़े से अलग थे, मैंने थोड़े तुम्हें आज के जमाने का सेंटेंस दे दिया। तब सेंटेंस ये हुआ करता था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। या फिर अब देखो, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, पहले डॉक्टर आया पहले पेशेंट मरा, पहले पेशेंट मरा, इसलिए जो ज्यादा पास्ट है वो पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट में। या फिर शी हैड टोल्ड मी द ट्रुथ, वो मुझे सच बता चुकी थी। कब? आफ्टर शी ट्रस्टेड मी, तो पहले मुझसे ट्रस्ट किया, या पहले उसने मुझ पर ट्रस्ट किया, या पहले उसने मुझे सच बताया। तो ज्यादा पुरानी बात क्या है कि पहले उसने ट्रस्ट किया, तो वो वाली बात पास्ट परफेक्ट में बनाई जाएगी। और इसी तरीके से इस पे क्वेश्चन आता है। तो ये गलत हो गया, और इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस को आप इस तरीके से सही कर देंगे कि शी टोल्ड मी द ट्रुथ। बस ये देख लेना ज्यादा पुरानी बात कौन सी है। आफ्टर शी हैड ट्रस्टेड मी, तो पहले तुम पे ट्रस्ट किया, या पहले सच बताया? पहले ट्रस्ट किया था, और इसलिए सब्जेक्ट के साथ हैड लगा के थर्ड फॉर्म, पास्ट का पास्ट। ठीक है, जैसे यहां पे पास्ट का पास्ट आया। एक और सेंटेंस देख लो, द फ्लाइट had left when I arrived। कह रहा जब मैं पहुंचा फ्लाइट निकल गई थी। तो पहले तुम पहुंचे या पहले फ्लाइट निकल गई? पहले पहुंचते तो फ्लाइट निकलती क्यों? पहले फ्लाइट निकल गई थी, इसलिए ये पास्ट का पास्ट। तो मैंने इसमें क्या बताया कि ये पास्ट का भी पास्ट बताता है। इसका मतलब ही तब है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ऑलरेडी हो, या पास्ट इंडेफिनिट कहीं बात हो रही हो, तो ये उसी के संदर्भ में हमेशा यूज होता है, या कह सकते हैं उसके साथ यूज होता है। और आप क्या देखेंगे इसमें? और इसमें आप देखेंगे कि आप सब्जेक्ट के साथ हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जितने भी केसेस हैं ये आप देखेंगे, जहां भी पास्ट का पास्ट है, जो ज्यादा पुरानी बात है, उसमें हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पहले फ्लाइट उड़ गई, बाद में आप पहुंचे। ऐसे ही पहले उसने सच बताया या पहले ट्रस्ट किया? पहले उसने आप पे ट्रस्ट किया। इसी तरीके से पहले पेशेंट मरा या पहले डॉक्टर आया? पहले पेशेंट मरा। पहले वो आपसे मिली या पहले उसका था? तो भाई उसका पहले ही था। आ गई बात समझ में? तो यह है पास्ट परफेक्ट। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। फटाफट खत्म करते हैं यहां पे एक बार फ्यूचर परफेक्ट। और तो फ्यूचर परफेक्ट क्या बताता है? सब्जेक्ट के साथ शैल या फिर विल, जो फ्यूचर में लगता ही है हमेशा, और परफेक्ट है तो हैव लगा के थर्ड फॉर्म। ये बताता है ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में हो चुके होंगे। जैसे तुमने कहा आई विल हैव बिकम
रिच बाय 2027। तुम कह रहे हो 2027 तक तो मैं अमीर बन चुका होऊंगा। कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा, जैसे इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर बाय 2025। ये सेंटेंस में ना 2015 से लिखता हुआ आ रहा हूं, लगभग 2010 या 9 के अराउंड एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात कही थी कि इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर बाय 2025। जिस तरीके से इंडिया तरक्की कर रही थी हर एक चीज़ में, 2009-10 की बात है, तब एपीजे अब्दुल कलाम ने कही थी, ये बड़ा फेमस हो गया था, सुपर पावर बन जाएगी इंडिया। सुपर, बुरे भाई कलाम साहब कह रहे हैं, कलाम साहब कह रहे हैं, देखिए इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर बाय 2025। पर अब सुपर, ये लिखते लिखते सेंटेंस बोर्ड पे मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है, बट अभी लग नहीं रहा, अभी तो बहुत स्ट्रगल करना है इंडिया को, बहुत कुछ करना है। सो इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर, बन चुकी होगी, ये बात कब कही थी, पास्ट में कही थी, पर बात फ्यूचर की थी। इंडिया विल हैव बिकम, इंडिया बन चुकी होगी सुपर पावर 2025 तक। तो कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। मान लो ये तुमसे कह रही भाई मेरे से शादी कर ले, तुम कह रहे हो भाई शादी वादी कैसे कर लूँ मैं तेरे से, ठीक है, कह रहे नहीं शादी कर ले, देख मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, हलवाई के, समोसे वाले के, ठीक है, पेंट वाले के, बहुत खतरनाक खतरनाक ज़बरदस्त ज़बरदस्त बिजनेसमैन के मेरे पास रिश्ते आ रहे हैं, तू जल्दी से शादी वादी कर ले मेरे से, रिश्ता विश्ता मेरे लिए भेज दे। तुमने कहा यार, तुमने जाके घर पे पापा से बात करी, तुमने कहा पापा मेरी शादी करा दो। पापा ने भाई चप्पल निकाला और तुम्हें दूल्हा बना दिया। तो पापा ने बना दिया दूल्हा, तुम्हें समझ में आ गया अभी तो नहीं। पापा ने कहा पहले कमाई कर, पढ़ाई कर, कमाई कर और फिर शादी की बात कर। तुम आए इसके पास वापस, तुमने इससे कहा सुनो अभी तो नहीं कर पाऊंगा शादी, मैं तुमसे शादी करूंगा 2028 में, 27 तक तो अमीर मैं हो ही रहा हूँ, 28 में ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगा। पागल है क्या, 28 में? आई विल हैव बीन मैरिड बाय देन, भाई तब तक तो मेरी शादी हो चुकी होगी। तो हो सकता है मामा भी बन चुका हो, आई विल हैव बीन मैरिड बाय देन, तब तक मेरी शादी हो चुकी होगी। तो कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या था? एक ऐसा काम जो प्रेजेंट में हो गया है और उसका असर है, भाई घर बन गया है, आके आदमी रह सकता है, कार खरीद ली है, आराम से घूमने जा सकता है ना, ये कहना चाहते हो। पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट का पास्ट, कोई का बात पास्ट की करते करते और पास्ट में जाना पड़े तब उसका इस्तेमाल करोगे। ये जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी कोई काम जो फ्यूचर में हो जाएगा उसे बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। उम्मीद है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। पहला क्वेश्चन तुम्हारे प्यार में आ गया है। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं तुम्हें दूंगा सिर्फ 5 सेकंड का समय। इतनी देर में तुम क्या कर सकते हो, अगर ज्यादा समय चाहिए तो मुझे पॉज कर दो, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, 2-4 सेकंड जितने भी लगे, फिर वीडियो को रन कर दो और तुम रिज्यूम कर दो, रिज्यूमे कर दोगे वीडियो को तो तुम आगे का देख सकोगे। तो हर क्वेश्चन पे 5 सेकंड दूंगा, पॉज कर करते करते सॉल्व करते रहिए। He always tried to prove that the earth, तो अर्थ के साथ तो रिवॉल्व ही आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगला क्वेश्चन एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। आई हियर दे आर गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, तो आई हियर नहीं, आई हियरिंग थोड़ी होगा, आई हियर होगा। मैंने सुना है ना, हैबिचुअल एक्शन है तुम्हारा, मैंने सुना है, आई हियर समवन से, मैंने किसी को कहते हुए सुना है। ये बिल्कुल सही है, दे आर गोइंग। अब तुम सोच रहे होगे नेक्स्ट ईयर कैसे आ गया, तो याद रखो कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ फ्यूचर का टाइम दिख जाए ना तो ये नियर फ्यूचर दिखाता है। नियर फ्यूचर का मतलब है कुछ भी तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के प्लान, जैसे मैंने कहा कल मौसी जी आ रही हैं,
तो अगर मैंने कहा मौसी जी आ रही हैं तो समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब होगा अभी रास्ते में। मैंने कहा कल, तो इसका मतलब है ठीक है कल आ रही है, नियर फ्यूचर है। जैसे शी इज लीविंग द टाउन टुमारो, कल वो शहर छोड़ के जा रही है। तो कहते हैं ना कल वो शहर छोड़ के जा रही है, तो इसका मतलब नहीं है अभी निकल गई है, इसका मतलब है नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर बताएगा। ठीक है, क्यों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ फ्यूचर का टाइम मेंशन है। या आई एम बाइंग अ न्यू हाउस दिस दिवाली, तो इसका मतलब क्या है? मैं इस दिवाली नया घर खरीद रहा होऊंगा, खरीदूंगा नहीं, खरीद रहा होऊंगा। समझ रहे हो? खरीदूंगा नहीं, खरीद रहा होऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि अभी मैं अभी शुरू करूंगा, 4-5 साल लगेंगे खरीदने में, खरीद रहा है नहीं, खरीद। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव नेवर नोन हिम टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। आई हैव नेवर नोन हिम, कह रहे हो मैंने इसके बारे में कभी ऐसा नहीं जाना है कि इसने ब्राइब एक्सेप्ट की है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बनाया है? क्योंकि कभी नहीं जाना है, तब से लेके आज तक नहीं जाना है। आई हैव नेवर नोन हिम, तो कोई भी गलती नहीं है इसमें। डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार है। यू हैव डैश मी द सेम क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड। ठीक है, ये तीसरी बार है, देखो सेंटेंस प्रेजेंट में है, अभी प्रेजेंट टाइम लिखा है, ये तीसरी बार है, अभी ये तीसरी बार है कि यू हैव, कि तुमने मुझसे पूछा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। क्यों बना प्रेजेंट परफेक्ट में? क्योंकि प्रेजेंट टाइम वर्ड मेंशन है। दूसरी चीज, उसका असर अभी भी तुम्हारी जीवन, तीसरी बार पूछ रहे हो तुम, अभी भी पूछ रहे हो, तो प्रेजेंट में आएगा, पास्ट की बात नहीं है। इज आ गया, ये हैड वैड नहीं होगा, आस्ट वास्ट नहीं होगा। रोहिणी डैश इन द स्कूल सिंस अक्टूबर, आसान क्वेश्चन है, पढ़ाया वो क्वेश्चन है। सिंस मेंशन्ड है ना, सिंस अक्टूबर, अक्टूबर से अब तक, तो शी रोहिणी हैज बीन, ए इज द करेक्ट आंसर, हैज बीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टाइम मेंशन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो क्वेश्चन कहता है द बॉय वॉज नॉक डाउन बाय अ कार, बॉय को गिरा दिया गया एक कार के द्वारा। सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट में है तो ये प्रेजेंट वाला तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट वाले दोनों काट दो। सो द बॉय वॉज नॉक डाउन बाय अ कार, कब? वाइल ही वॉज क्रॉसिंग, जब वो क्रॉस कर रहा था रूल। तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा ना, 8 यूनिवर्सल रूल में बताया था वॉज के साथ या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म। जिन्होंने पुरानी क्लासेस देखी है ना, वो इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना देंगे, जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है उनको बहुत दिक्कत आएगी। अगला क्वेश्चन। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर की, द पेशेंट, तो पहले डॉक्टर आया या पहले पेशेंट मरा? हैड डाइड, मर चुका था, पास्ट का पास्ट सिखाया था ने, पास्ट ऑफ द पास्ट। कह रहे मधु मेरा इंतजार कर रही थी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फॉर मी, कब से? सिंस 11 अक्टूबर, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस के साथ मेंशन्ड है,
तो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई भी गलती नहीं है। मॉर्निंग में तो कह रहा है मधु मेरा इंतजार कर रही थी 11 बजे से, सुबह मॉर्निंग में। डी, नो एरर। ही डैश टू दिल्ली बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, तो क्या मतलब होगा? ही डैश टू दिल्ली बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, सो ही डैश टू दिल्ली बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, बाय नेक्स्ट मॉर्निंग अगली मॉर्निंग तक। तो ये बाय क्या बताता है? डेडलाइन, अगली मॉर्निंग तक। तो मतलब डेडलाइन कब होती है? फ्यूचर में। तो इट शुड बी ही विल हैव गॉन। विल हैव बीन गोइंग का मतलब क्या होगा? कि वो पहुंच रहा होगा, है ना, जा रहा होगा, ये कोई मतलब नहीं है। विल भी वैसे भी नहीं आएगा, टाइम मेंशन्ड है ना। ये भी हैव के साथ गो कभी आ ही नहीं सकता, थर्ड फॉर्म आती है गॉन। तो आंसर हो जाएगा डी, विल हैव गॉन। तो ही विल हैव गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली पहुंच चुका होगा कब? अगले मंडे तक। अगला क्वेश्चन, तो राम विल प्ले एट दिस टाइम टुमारो, ये भी ठीक है, इस समय खेलेगा, ये भी ठीक है। विल हैव बीन प्लेइंग, तो खेल रहा होगा इस समय, ये गलत होगा। विल हैव प्लेड, विल हैव प्लेड का मतलब है खेल चुका होगा इस टाइम, तो खेल चुका होगा के बाद तो बाय आना चाहिए था ना। विल हैव प्लेड बाय दिस टाइम, तो बाय नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्टिन्यूस वाला सिंस और फॉर से टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। विल बी प्लेइंग यहां पे बेस्ट है, एट दिस टाइम, तो राम कल इस समय खेल रहा होगा। क्या बताया था? एट दिस टाइम किस में मेंशन होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। एट दिस टाइम किस, कौन सा वाला? एट दिस टाइम ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए ए आंसर होगा। बी भी ठीक हो सकता है, पर ए ज्यादा बढ़िया है, एग्जैक्ट वही है जो आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, ऐसे क्लोज क्वेश्चंस आपके पास हमेशा होंगे, जहां पे दो आंसर थोड़े क्लोज होंगे, पर आपको एक बेस्ट चूज करना है। अगला देखिए, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। कब तक? बाय द ईयर 2005, ना 2005 तक। तो ये फ्यूचर की बात हो रही ना, कर चुका होगा, कोई भी गलती नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। डेडलाइन भी मेंशन है 22 से, तो कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, वो काम कर रही होगी इस ऑफिस में सिंस 4 years, 4 सालों से। पहली बात तो यह है, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। और मैंने आपको सिखाया था कि पीरियड ऑफ टाइम हमेशा किससे मेंशन करते हैं? फॉर से, ना कि सिंस से। सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाया था कि सिंस का इस्तेमाल आप फ्यूचर में नहीं करते, इसी क्लास में सिखाया है, पीछे जाके देखेंगे। तो इसलिए यहां पे आप सिंस का इस्तेमाल फ्यूचर में नहीं करते हैं, ये बात याद रखिए। आंसर हो जाएगा बी। द शॉप इज गोइंग टू क्लोज, शॉप बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे गोइंग टू का मतलब नहीं है कि शॉप जा रही है बंद होने ना, गोइंग टू का मतलब है इज अबाउट टू क्लोज। तो गोइंग टू भी कह सकते हो, अबाउट टू भी यूज कर सकते हो। गोइंग टू क्लोज, अबाउट टू क्लोज, तो इसमें आप नो एरर लगाएंगे, दोनों सही है। इन दोनों में एक यूज करना पड़े अबाउट टू, क्योंकि कोई इमीडिएट एक्शन होता है ना, उसके लिए अबाउट टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। इमीडिएट एक्शन मतलब कुछ एग्जाम, जैसे द बेबी इज अबाउट टू फॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी करते हैं, ये भी कर लेते हैं। द बेबी इज अबाउट टू फॉल, इट इज अबाउट टू रेन, इंडिया इज अबाउट टू विन द मैच, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो गोइंग टू, अबाउट टू दोनों यूज कर सकते हो। डी इज द करेक्ट आंसर। द डैश दिस नॉवल सेवरल टाइम, सो आई रीड। आई रीड का मतलब यह है कि मैं पढ़ता हूँ इस नॉवल को सेवरल टाइम, तो ठीक है ये, पर सेंस इतना बढ़िया नहीं दे रहा। आई हैव रेड, ये जो रीड होता है ना, इसकी तीनों फॉर्म यही होती है, रीड, रेड, पढ़ा रेड जाता है, लिखा रीड ही जाता है। और थर्ड भी रेड, पढ़ा जाता है, लिखा
रेड पढ़ा जाता है, लिखा रीड ही जाता है। तो आई हैव रेड दिस नॉवल सेवरल टाइम, जैसे कहते हैं ना आई हैव सीन दिस मूवी मैनी टाइम्स, ऐसी आई हैव रेड दिस नॉवल मैनी टाइम, बहुत बार ये किताब मैंने पढ़ी है, ये नॉवल पढ़ा है। तो द डे बिफोर यस्टरडे का क्या मतलब है, तो कल से पहले की बात हो रही है, द डे बिफोर यस्टरडे, तो पास्ट आएगा पहले, तो ये राइट काट दो, हैज रोट तो वैसे भी नहीं हो सकता, ये काट दो, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। यस्टरडे आई डैश अ लेटर टू माई फ्रेंड, हैड रोट तो हो ही नहीं सकता ना, हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, रोट सेकंड फॉर्म है, तो ये गलत हो गया, यही होगा आई रोट। तो कितनी बार आप क्वेश्चन को सिर्फ एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, हर बार क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से क्यों करके दिखा रहा हूं कि एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके, हर क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे एलिमिनेशन से कर दिया। टेंसेज नहीं आते होंगे तो भी कर दोगे, और अगर टेंसेज आते होंगे तो समझ जाओगे पास्ट इंडेफिनिट है, ऐसे यूज होगा सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म, सिंपल। चलिए भाई, इडियम्स ऑफ फ्रेजेस आ गए। टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, सुना होगा आपने, कहते हैं ना आई एम नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, आई हैव मेड एवरीथिंग ऑन माई ओन, दैट मीन्स टू बी बॉर्न इन अ रिच होम। ठीक है, सॉल्व बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, जब पैदा हुआ था तो सोने की चांदी की चम्मच से तो खा के बड़ा हुआ है, तो कहते हैं ना, तो टू बी बॉर्न इन अ रिच होम। अ हार्ड नट टू क्रैक, जैसे आपने कहा टू गेट एडमिटेड इन अ वेरी गुड कॉलेज थ्रू सीयूटी इज इंडीड अ हार्ड नट टू क्रैक, बड़ा मुश्किल काम है करना। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए थे। ठीक है, मेरे सेंटेंस पे जरूर ध्यान दीजिए, जो मैं सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं ना, उससे मीनिंग बहुत क्लियर होगा आपका। फ्रॉम हैंड टू माउथ, most of the middle class people these days seem to earning a lot, however they are living from hand to mouth। इसका मतलब हुआ कि आज के टाइम में बहुत सारा मिडिल क्लास ऐसा लगता है बड़ा पैसा कमा रहा है, 70,000 सैलरी है, 80,000 सैलरी है, पर 80,000 में कुछ हो ही नहीं रहा है। बिजली का बिल ही मिडिल क्लास का 20,000 आ रहा है। तो क्या है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू सर्वाइव विदाउट सेविंग, सी इज द करेक्ट आंसर, टू सर्वाइव विदाउट सेविंग। टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश का क्या मतलब है, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब है डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट एंड रिटर्न माई मनी। तुम्हारा दोस्त है, तुम जब भी उसको तुमने 500 रुपये एक बार उधार दिए, 600 एक बार दिए, 400 एक बार ले गया, 1500 हो गए। अब तुम जब भी इससे मांग रहे हो कि भाई पैसे लौटा दे, अरे यार पैसा लौटाऊंगा, तो बात तो सुन, तुझे बताता हूँ मैं, बात बहुत शानदार, त्रिपाठी जी की लड़की, अरे भाई मुझे नहीं सुननी है तेरी बकवास, पैसे दे दे भाई यार, जरूरत है यार, मुझे रिचार्ज कराना है, रिचार्ज करवाना है तुझे, मैं तुझे रिचार्ज का तरीका देता हूँ ना, बेहतरीन तरीका बताता हूँ तुम्हें रिचार्ज का, भाई फ्री रिचार्ज का तरीका बता रहा हूँ भाई, तेरे पैसे बचा रहा हूँ, मैं तो तेरे पैसे दे दूंगा, तो दे देना यार, तू इधर उधर की बातें क्यों कर रहा है। दैट मीन्स माई फ्रेंड डजन रिटर्न माई मनी, वेन एवर आई आस्क अबाउट माई मनी ही ऑलवेज बीट अबाउट द बुश, है ना, तो वो हमेशा ही ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश। तो नॉट टू कम टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बर्न वन फिंगर्स, वंस फिंगर्स, किसी के लपड़े में फड़ के अपने ही हाथ जला लेना। टू सफल फ्रॉम मिडलिंग इन समथिंग, जैसे तुम्हें पता है आज जो तुम लड़ाई देख रहे हो ना, इज़राइल और गाजा, मतलब पैलेस्टीन की या हमास की, तो इसको अगर तुम देखोगे आज से ज़्यादा नहीं, 1980s तक ही, मतलब 25-30 साल पहले तक, 35 साल पहले तक, ये लड़ाई है हज़ारों साल पुरानी, ये बहुत पुरानी लड़ाई है, ये चल रही है, मतलब इसराइल जब बना भी नहीं था उससे भी बहुत पहले से, तो ये
400 500 600 साल पुरानी लड़ाई है, उससे भी पुरानी लड़ाई है अगर तुम जाओगे तो। मैं बात कर रहा हूँ इब्राहिम के दौर की, वहाँ से ये लड़ाई चलती हुई आ रही है। तो ये जो क्लैश हो गया ना अब इन दो कम्युनिटीज़ में, यहूदी और मुस्लिम्स में, ये क्लैश मुस्लिम्स का कभी यहूदियों से था ही नहीं। 1986-87 तक नहीं था, मेरे ख्याल में 92 के आसपास ये क्लैश मुस्लिम्स से हुआ, जब कीनिया के कमांडर ने सपोर्ट कर दिया था मतलब क्रिश्चियंस को, और उसने इनका यहूदियों का, यहूदी मतलब इज़राइल का, जो आज के टाइम में आपको दिख रहे हैं यतिन्याहू, तो इनके भाई हुआ करते थे बड़े, ठीक है, तो इनके भाई का एक कमांडर किडनैप किया था कीनिया ने। तो वहाँ से पहली बार मुस्लिम्स और इनके बीच में क्लैश शुरू हुआ था, और अब वो क्लैश जो था ना वो शिफ्ट हो गया है पूरी तरीके से। पहले ये क्लैश क्रिश्चियंस और, अगर सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्रिश्चियंस और जुडाइज्म, मतलब क्रिश्चियंस यहूदी और नसारा में था, क्रिश्चियंस और ज्यूज में। अब ये क्लैश पिछले कुछ सालों से मुस्लिम्स और ज्यूज के बीच में हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, मुस्लिम्स, और यू कैन से ऑल दीज मिडिल ईस्ट कंट्रीज और मुस्लिम्स हैव बर्न देयर फिंगर्स बाय मिडलिंग इन दी अफेयर्स, बाय मिडलिंग इन दी अफेयर्स, और बाय सपोर्टिंग क्रिश्चियन मिशनरीज और यूएसए, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बर्न फिंगर्स का मतलब होता है किसी में के फटे में टांग अड़ा के अपनी ही टांग फाड़ लेना। तो समरी क्या है कि भाई आज आपने पढ़े टेंसेस और आपने करे मेरे साथ कुछ ईडियम्स। देखिए ईडियम्स को ना एक ही बार में देख के आपको याद हो जाते हैं, तो इनको ना बस सिर्फ बार बार देखते रहिए, इनको रटना नहीं है। आप एक लिस्ट निकाल लीजिए ईडियम्स की, जिसमें आप देखें आपके पास 200-300 ईडियम्स हो, और बस सिर्फ उसे देखिए, हर दिन 10 ईडियम्स देखिए, और फिर उसके बाद अगले दिन अगले 10 देखिए। सिर्फ देख देख के छोड़ते रहिए इन्हें, यकीन जानिए 300 इडियम्स आपको 20 से 25 दिन में याद हो जाएंगे। मैक्सिमम बता रहा हूँ 20 डेज में आराम से आप 300 प्लस इडियम्स याद कर सकते हैं। और अगर आपको 300 याद हो गए ना, और आपने ऑब्जर्व करके याद करें, तो इन 300 से ही बाकी सारे बनते हैं। हिंदी के मुहावरे कोई आपको याद नहीं कराता, कोई आपके सामने नया मुहावरा बोलता है तो भी समझ में आ जाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे याद हो गए। तो जब आप मुहावरे याद करेंगे ना, ईडियम्स और फ्रेजेस याद करेंगे, तो आपको समझ में आएगा हाउ दीज ईडियम्स एंड फ्रेजेस वर्क। तो भाई इनको ईडियम्स और फ्रेजेस को करना है आपको। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। डीपीपी लगा लीजिएगा, डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास डीपीपी पहुंचेगी इसकी, ये ज़रूर लगा लीजिएगा। ये सिर्फ आर्ट्स के लिए नहीं है क्लास, ये हमारी साइंस वालों के लिए भी है। ठीक है मेरे दोस्त, तो टेंसेस की आज क्लास थी। क्वेश्चंस टेंसेस के और भी लगाइएगा, प्रीवियस ईयर पेपर से, चैट जीपीटी से ले लीजिए, या कहीं से भी टेंसेस के क्वेश्चंस लगाइए। डिफेंस वाला पे मैंने टेंसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, यहाँ पे मेरे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है, पर वो एक ही बात है, आप डिफेंस वाला पे जाके भी देख सकते हैं मेरी क्लासेस, और टेंसेस डालेंगे तो मेरे क्वेश्चंस टेंसेस के बहुत सारे हो जाएंगे। आप बस सिर्फ इतना डाल दीजिए, मेरे नाम के साथ टेंसेस डाल दीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वो प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।